हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस। आज की क्लासेस में हम लोग पढ़ने वाले हैं मोल अंश या मोल प्रभाज के बारे में। तो प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने मोल प्रभाज के फॉर्मूला को देखा था और उसी से जुड़े हम लोग आज क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो कहता है कि एक विलयन में बेंजीन का 30% द्रव्यमान, यानी हमारे पास एक विलयन है और उस विलयन में बेंजीन का द्रव्यमान कितना है? 30%। कितना है? 30% द्रव्यमान CCl4 से घुला हो। किससे घुला है? CCl4 से। तो अगर बेंजीन का द्रव्यमान 30% है तो CCl का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 70%। क्योंकि कोई भी विलयन जो होता है वो 100% होता है। कोई भी विलयन कितना प्रतिशत होता है? 100%। तो अगर हम लोग बात करें कि हमारे पास एक विलयन है और अगर इस विलयन में 30% हमारा बेंजीन घुला है यानी C6H6, तो कोई भी जो विलयन होता है वो 100% होता है। कितना होता है? 100%। अब 100% में 30% हमारा बेंजीन है तो बाकी का जो 70% हो जाएगा वो क्या है? CCl4। और इस विलयन में हमें मोल अंश की गणना करनी है। किसकी? बेंजीन के मोल अंश की गणना करें। यानी इस विलयन में जो बेंजीन का मोल अंश है हमें उसकी क्या करना है? गणना करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या मानेंगे कि विलयन का द्रव्यमान 100 ग्राम है। सबसे पहले हम लोग मानते हैं कि माना विलयन का द्रव्यमान, माना विलयन का द्रव्यमान बराबर 100 ग्राम। अगर हम लोग बात करें कि हमारा कोई विलयन है, अगर वो 100 ग्राम है तो बेंजीन कितना हो जाएगा? 30 ग्राम और CCl4 कितना हो जाएगा? 70 ग्राम। तो हमारे पास विलयन का द्रव्यमान हो गया 100 ग्राम। अब हम बात करते हैं बेंजीन का द्रव्यमान। बेंजीन का द्रव्यमान तो दिया गया द्रव्यमान है तो हम लोग लिखेंगे W। द्रव्यमान किसका है? C6H6 का है। चलिए, अब बेंजीन का जो द्रव्यमान है 100 का 30%, 100 का 30%। अब हम लोग जानते हैं कि जब प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे में आएगा 100। कितना आएगा? 100। तो 100 से 100 कट जाएगा और 30 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि 100 ग्राम का बोला जा रहा है 30%। 100 ग्राम का 30%, तो 100 गुना 30/100, ये हो गया हमारा ग्राम। तो कितना आंसर आ गया? 30 ग्राम। यानी कि जो दिया गया द्रव्यमान है बेंजीन का वो आ गया हमारा 30 ग्राम। अब हम लोग बात करते हैं बेंजीन का मोलर द्रव्यमान। बेंजीन का मोलर द्रव्यमान। तो अगर हम लोग बेंजीन के मोलर द्रव्यमान की बात करें, यानी कि मोलर द्रव्यमान यानी कि M किसका? C6H6 का। तो अगर हम लोग मोलर द्रव्यमान निकालेंगे तो कार्बन की संख्या कितनी है? 6, C गुना 6 प्लस हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 6। किसी भी यौगिक का मोलर द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है? उसमें जितने भी परमाणु हैं सभी के परमाणु द्रव्यमान को जोड़कर। तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 गुना 6 और हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 गुना 6। तो 12 6 72 और 6 कितना हो गया? 78 ग्राम। तो बेंजीन का हमारा मोलर द्रव्यमान कितना आ गया? 78 ग्राम। अब हम लोग बात करते हैं इसके मोलों की संख्या की। तो जब हम लोग बेंजीन में मोलों की संख्या निकालेंगे, बेंजीन के मोलों की संख्या यानी कि NC6H6, इसको हम लोग यहां पर लिख देते हैं। ये हो गया 78 ग्राम। ठीक है।
अब जब हमें बेंजीन के मोलों की संख्या निकालनी है तो ऊपर में रखेंगे बेंजीन के द्रव्यमान को यानी WC6H6 और नीचे में रखेंगे बेंजीन के मोलर द्रव्यमान को MC6H6। अब हम लोग बात करते हैं तो दिया गया द्रव्यमान है इसका 30 और बटे में कितना है 78। अब अगर हम लोग 78 को 30 से भाग देंगे तो इसमें दशमलव लगेगा तो 0 आ जाएगा 300। तो 78 तिया यानी कि 3 बार में लगेगा तो हम लोग लिख सकते हैं 0.38। ये हम लोगों का भाग देने पर क्या आएगा आंसर आएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने सबसे पहले अभी तक क्या निकाला है, सबसे पहले हम लोगों ने विलयन का द्रव्यमान माना 100 ग्राम। अब उसके बाद बेंजीन का द्रव्यमान निकाला, विलयन का 30% बेंजीन था यानी 100 ग्राम का 30% कितना ग्राम हो गया 30 ग्राम। अब हमें जो दिया गया द्रव्यमान है वो तो प्राप्त हो गया बेंजीन का। अब हम लोगों ने निकाल लिया बेंजीन का मोलर द्रव्यमान 78 ग्राम। उसके बाद हम लोग बेंजीन के मोलों की संख्या जब निकालेंगे तो बेंजीन के दिए द्रव्यमान को उसके मोलर द्रव्यमान से भाग दे दिया। ये जो आया 0.38 ये हमारा आया CCl4 के मोलों की संख्या। क्या आया सॉरी C6H6 के मोलों की संख्या, यानी कि बेंजीन के मोलों की संख्या हमारी आई है अभी तक। और जब हम लोग बेंजीन के मोल अंश की गणना करेंगे तो हमें बेंजीन का तो मोलों की संख्या चाहिए ही चाहिए, साथ में CCl4 का भी मोलों की संख्या चाहिए। तो अब हम लोग लिखते हैं CCl4 के बारे में। चलिए तो बात करते हैं अगर हम लोग देखें कि CCl4 का द्रव्यमान कितना है। जैसे हम लोग बेंजीन का द्रव्यमान निकाले थे उसी तरह CCl4 का द्रव्यमान 100 का 70% था, 100 का 70% यानी कि 70 ग्राम। ये तो हमारा आ गया CCl4 का द्रव्यमान। अगर हम लोग CCl4 का मोलर द्रव्यमान निकालेंगे तो कार्बन का हो गया 12 और Cl का होता है 35.5 गुने 4 तो 12 यहाँ प्लस आएगा, 12 प्लस कार्बन का परमाणु द्रव्यमान और क्लोरीन के परमाणु द्रव्यमान को जोड़ेंगे तो कार्बन 1 था तो 12, अब क्लोरीन का होता है 35.5, उसको गुना कर दिया हम लोगों ने 4 से। तो 35 को जब हम लोग 4 से गुना करेंगे तो 4 पंचे 20 का 0, 4 पंचे 20 और 2 22 का 2, 4 तिया 12 और 2 14, 142, 2 और 2 4, 4 और 1 5 और 1। तो हमारा जो मोलर द्रव्यमान आया CCl4 का वो आया 154। अब अगर हम लोग इसके मोलों की संख्या निकालेंगे NCCl4 तो ऊपर में रखेंगे दिया गया द्रव्यमान CCl4 का और नीचे में उसका रख लेंगे मोलर द्रव्यमान। अब हमारा ऊपर हो गया 70 और नीचे हो गया 154, दशमलव लगाएंगे तो 700 हो जाएगा और भाग देंगे तो 0 यानी कि 4 पंचे 20 और 4 2 6, 4 बार में लगेगा 0.45। ये आ जाएगा CCl4 के मोलों की संख्या। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या निकाला है, हमारे जो दो घटक हैं CCl4 और दूसरा है बेंजीन, दोनों का हम लोगों ने मोलों की संख्या को ज्ञात कर लिया। और अब हमें बताना है कि इस विलयन में बेंजीन के मोलों की संख्या कितनी है। तो चलिए अब हम लोग फॉर्मूला की तरफ चलते हैं। तो बात करते हैं हम लोग, जब हम लोग बेंजीन के मोलों की संख्या निकालेंगे, बेंजीन के मोलों की संख्या, तो ऊपर में हम लोग रखेंगे बेंजीन के मोलों की संख्या NC6H6
और नीचे में बेंजीन के मोलों की संख्या प्लस CCl4 के मोलों की संख्या। तो बेंजीन के मोलों की संख्या आई थी 0.38 और उसके बाद 0.38 हो गया बेंजीन का प्लस CCl4 का हो गया 0.45। तो बात करेंगे 0.38, 8 और 5 13 का 3 हासिल है, 4 3 7 और 1 8, 0.38 13 से दोनों दशमलव हमारा क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो अब अगर हम लोग बात करें इसके आंसर की कि अब हमारा फाइनल जो आंसर आएगा यानी बेंजीन में मोलों की संख्या का वो कितना आएगा। तो 38/83 है हमारा। जब हम लोग 83 को 38 से भाग देंगे तो दशमलव लगाएंगे तो 0। अब 380 है, 4 बार में लगेगा, 4 तिया 12 का 2 1 8 चौक 32 और 1 33, 8 और 7 में 3 गया 4। अब फिर हम दशमलव लगाएंगे, कितना बार में लग जाएगा, 5 बार में, 5 तिया 15 का 5 हासिल है, 8 पंजे 40 और 1 41, 5 7 में 1 गया 6 5। तो हमारा जो आंसर आया फाइनल मोलों की संख्या वो आया 0.45। तो इस मिलियन में जो बेंजीन के मोलों की संख्या थी वो कितनी आई, 0.45। तो हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार हम लोग विलियन में मोल अंश की गणना करते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलने वाले हैं अगले सेशन में। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 80 ग्राम जल तथा 90 ग्राम इथाइल अल्कोहल से बने विलयन में जल का मोल प्रभाज या मोल अंश की गणना करें। तो बात करते हैं हम लोग, हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्वेश्चन है, हमारे पास दो घटक दिए गए हैं, एक दिया गया है जल और एक दिया गया है इथाइल अल्कोहल। जल का द्रव्यमान है 80 ग्राम और इथाइल अल्कोहल का द्रव्यमान है 90 ग्राम। अब इन दोनों घटकों में हमें मोल प्रभाज किसका ज्ञात करना है, जल का, लेकिन हमें मोलों की संख्या दोनों का ही निकालना होगा क्योंकि अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला दोनों के मोलों की संख्या का यूज होगा। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। चलिए तो बात करते हैं अगर हम लोग, तो हमारे पास जल का द्रव्यमान दिया है, जल का द्रव्यमान यानी कि दिया गया द्रव्यमान यानी W किसका दिया है, H2O का, कितना दिया है 80 ग्राम। उसी प्रकार अगर हम लोग जल के मोलर द्रव्यमान की गणना कर लें, जल का मोलर द्रव्यमान यानी कि MH2O, तो हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन 2 का है तो 2 और ऑक्सीजन का 16, तो जल का कितना आ जाएगा 18 ग्राम।
अब अगर हम लोग बात करें जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या की बात करें, मोलों की संख्या, तो हमारे पास ऊपर में जल का द्रव्यमान और नीचे रखेंगे जल का मोलर द्रव्यमान, तो हो गया 80 और बटे 18। क्लियर। अगर हम लोग इसको भाग दें तो कितना आएगा, 18 चौक 72 4, फिर दशमलव आएगा, फिर 8 0, 18 चौक 72, 18 चौक 72, तो 4.44 जल के मोलों की संख्या आई। क्या आई, जल के मोलों की संख्या। अब हम लोग ज्ञात करने वाले हैं इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल का द्रव्यमान, का द्रव्यमान यानी W निकालना है। इथाइल अल्कोहल को बोलते हैं C2H5OH, द्रव्यमान कितना है, 90 ग्राम। अब हम लोग इथाइल अल्कोहल का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करेंगे, यानी इथाइल अल्कोहल का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान M निकालेंगे C2H5OH का। अब बताइए, जब हम लोग मोलर द्रव्यमान निकालेंगे, प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने सीखा था मोलर द्रव्यमान, क्योंकि जब हम लोगों ने फर्स्ट डे पढ़ा था सॉल्यूशन को, उसमें हम लोगों ने सीखा था कैसे हम लोग मोलर द्रव्यमान को ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो को वॉच कर सकते हैं। बात करते हैं हम लोग मोलर द्रव्यमान। कार्बन 2 है तो 12 दूनी 24 प्लस हाइड्रोजन 6 है 30 और ऑक्सीजन 16, तो 20 24 और 36 10 40 और 6, यानी कि हमारा मोलर द्रव्यमान आ गया 46 ग्राम। कितना आ गया, 46 ग्राम। अब हम लोग बात करते हैं इसके मोलों की संख्या, यानी इथाइल अल्कोहल के मोलों की संख्या, यानी कि NC2H5OH का मान। तो हमें सबसे पहले इसका द्रव्यमान को ऊपर रखना होगा, WC2H5OH, और नीचे में रखना होगा MC2H5OH। अब हमारा W का मान कितना है, 90, और बटे में कितना है, 46, तो 46 दूनी कितना आ जाएगा, 45 दूनी 90 होता है। अच्छा चेक कर लेते हैं हम लोग, 12 दूनी 24 और 6 30 और 16, 46 ग्राम हो गया हमारा। और दिया गया द्रव्यमान इथाइल अल्कोहल का 90 ग्राम है। कितना है, 90 ग्राम। तो अब हम लोग अगर इसको भाग दें तो 46 को भाग देंगे 90 से, तो एक बार में लगेगा 46 4, और यहाँ 8 में 4 गया 4। अब दशमलव लगाएंगे तो 0 आ जाएगा। अब ये 9 बार में लगाएंगे तो 9 चौक, बिल्कुल सही, 9 चौक 36, लेकिन 9 छक 54, 9 बार में 8 बार में लगा के देखते हैं, 8 छक 48 का 8 हासिल 4, 8 चौक 32 और 4 36, तो 2 बचेगा हासिल। और यहाँ 13 में 6 गया 7, नहीं हम लोग कितना बार लगाएंगे, अब 9 बार में लगाएंगे। चलिए देखते हैं 9 बार। 9 छक 54 का 4 हासिल 5, 9 चौक 9 दूनी 36, 36 और कितना हासिल आ गया है 5, 36 और 5 कितना हो गया 41, तो 10 में 4 गया 6, 3 में 1 गया 2, यानी 1.9 आया। हमारा जो मोलों की संख्या आया 1.9। एक और अंक हम लोग निकाल लेते हैं, चलिए। तो 5 बार में लगाएंगे तो 6 पंचे 30 का 0 हासिल 3, 5 चौक 20 और 3 23, यानी 9.5 1.95 हमारा आ गया मोलों की संख्या। क्या आ गया, मोलों की संख्या। अब अगर हम लोग बात करें, ये आ गया हमारा NC2H5OH का मान। अब अगर हम लोग बात करें मोल प्रभाज किसका, जल का, तो जब हम लोग जल का मोल प्रभाज ज्ञात करेंगे, जल का मोल प्रभाज, तो जल मोल प्रभाज x, x किसका
H2O का, जल का। तो ऊपर में रखेंगे हम लोग जल के मोलों की संख्या, जो कि आया है हमारा 4.44 बटे जल के मोलों की संख्या प्लस इथाइल अल्कोहल के मोलों की संख्या 9.5। अब देखिए हमारे पास ऊपर में कितना है 4.44, 5 और 4 कितना हो गया 9, 9 और 4 13 का 3 हासिल 1, 4 1 5 और 1 6, दशमलव को हटाएंगे तो हमारा जल के मोलों की संख्या आ जाएगी 444 बटे 639। ये आ गया हमारा जल के मोलों की संख्या। अगर आप चाहें तो इसको भाग दे सकते हैं और इसका आंसर पॉइंट में दे सकते हैं, लेकिन ये भी सही है क्योंकि मोल प्रभाव जो होता है उसका योग 1 होता है। अगर अभी हमें इथाइल अल्कोहल के मोल प्रभाव को ज्ञात करना होगा तो हम लोग 1 में घटा देंगे इसको और हमारा क्या निकल जाएगा इथाइल अल्कोहल का मोल प्रभाव। क्योंकि हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि जो टोटल मोल प्रभाव होता है घटकों का उसका योग कितना होता है 1। तो अगर हमारे आंसर में 1 का निकल जाएगा तो दूसरे का हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि जब हम लोगों को जल के मोलों की संख्या निकालना था तो हम लोगों ने जल के द्रव्यमान को लिया और उसके मोलर द्रव्यमान को लिया और भाग देकर जल के मोलों की संख्या निकाली। फिर हम लोगों ने इथाइल अल्कोहल का द्रव्यमान लिया 90 ग्राम, फिर उसका मोलर द्रव्यमान लिया 46 ग्राम, फिर इथाइल अल्कोहल के मोलों की संख्या निकाल ली। और जब हम लोग जल का मोल प्रभाव ज्ञात कर रहे हैं विलयन में, तो जिसका मोल प्रभाव ज्ञात कर रहे हैं उसके मोलों की संख्या को पहले लिखेंगे, फिर कुल मोलों की संख्या। तो एक था हमारा 4.44 और एक था 1.95, दोनों को ऐड किया हमारा क्या आ गया जल का मोल प्रभाव। तो हम लोगों ने सीखा कि किस प्रकार हम लोग मोल प्रभाव को ज्ञात करते हैं। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। चलिए नेक्स्ट हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा है आयतन प्रतिशत। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है आयतन प्रतिशत, वॉल्यूम परसेंटेज। आयतन प्रतिशत वॉल्यूम परसेंटेज। तो किसी भी विलयन में हम लोग उसके घटक कणों का आयतन प्रतिशत कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो जब हमें आयतन प्रतिशत ज्ञात करना है तो हम लोग विलयन के 100 भागों में घटकों की आयतन की तुलना करते हैं। तो चलिए डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। जब हमें क्या निकालना है विलयन का आयतन प्रतिशत, तो हम लोग बात करते हैं विलयन के प्रति 100 भागों के विलयन के प्रति 100 भागों के किसके अनुसार आयतनानुसार यानी आयतन के अनुसार विलयन के प्रति 100 भागों के 100 भागों में विलयन के प्रति 100 भागों में किसी एक घटक के आयतनानुसार भागों की संख्या आयतन प्रतिशत कहलाती है। तो अगर हम लोग डिस्कस करें तो कोई भी जो अगर हमारा विलयन है तो टोटल विलयन में 100 भाग अगर हम लोग माने, तो अगर विलयन का 100 भाग है आयतन के अनुसार
और उसमें जिस घटक का हमें आयतन प्रतिशत निकालना है उसके आयतनों की भागों की संख्या के बारे में जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो आयतन प्रतिशत हम लोग उसे कहते हैं। अब सबसे पहले हम लोग एग्जांपल से समझते हैं क्योंकि अभी तक चीजें क्लियर नहीं हुई होगी। तो बात करते हैं माना विलयन में दो घटक, माना विलयन में दो घटक A तथा B हो, दो घटक A तथा B हो। हम लोगों ने क्या देखा कि अगर हमारे विलयन में दो घटक है, एक है घटक A और एक है घटक B, और अगर घटक A का आयतन VA है और अगर घटक B का आयतन VB है तो हम लोग कैसे दोनों घटकों का आयतन प्रतिशत की गणना करेंगे। चलिए, तो माना विलयन में दो घटक A तथा B हैं एवं इनके आयतन क्रमशः VA तथा VB हैं। तो हमें क्या दिया गया है, हम लोगों ने देखा हमारे पास दो घटक है, एक है घटक A और एक है घटक B। A घटक का आयतन कितना है VA, B घटक का आयतन VB। तो जिस घटक का हमें आयतन ज्ञात करना है, जैसे हमें यहाँ पर निकालना है घटक A का आयतन प्रतिशत, घटक A का आयतन प्रतिशत, तो जिस घटक का हमें आयतन प्रतिशत निकालना है उसके आयतन को ऊपर में रखना है। ऊपर में किसके आयतन को रखेंगे, एक घटक के आयतन जो कि क्या है VA, और नीचे हम लोग कुल आयतन को रखेंगे यानी दोनों घटकों का आयतन VA प्लस VB और उसको गुना कर देंगे 100 से, तो हमारा निकल जाएगा आयतन। और जब निकालना है आयतन प्रतिशत तो यहाँ पर क्या लगा देंगे परसेंट, क्या लगा देंगे परसेंट। अब अगर हम लोग बात करें घटक B का आयतन प्रतिशत, इसी प्रकार घटक B का आयतन प्रतिशत, तो जिस घटक का हमें आयतन निकालना है उसके आयतन को ऊपर रखेंगे VB और नीचे रखेंगे कुल आयतन को VA प्लस VB और उसको तुलना करेंगे 100 भागों से और परसेंट लगाना है तो क्या लगा देंगे परसेंट। तो अब हम लोग आयतन प्रतिशत को अच्छे से क्लियर करते हैं। किसी भी विलयन में अगर हम लोग आयतन के अनुसार, किसी भी विलयन में अगर हम लोग आयतन के अनुसार किसी एक घटक का आयतन के भागों की संख्या ज्ञात करें, किसी एक घटक का आयतन के भागों की संख्या ज्ञात करें तो वो हमारी क्या कहलाती है आयतन प्रतिशत। अब हमारे विलयन में हम लोगों ने माना है कि दो घटक है, एक है घटक A और एक है घटक B। एक घटक का आयतन कितना है VA और B घटक का आयतन VB। तो जब हमें घटक A का आयतन प्रतिशत निकालना है तो ऊपर में उस घटक का आयतन रखेंगे, VA लिया हम लोगों ने, और उसको भाग देंगे कुल आयतन से। तो कुल आयतन कैसे निकालेंगे, तो दोनों आयतन को जोड़ दें तो हमारा कुल आयतन निकल जाएगा VA प्लस VB और उसको गुना कर देंगे 100% से। नेक्स्ट बात करें घटक B का आयतन प्रतिशत, तो हम लोग B घटक के आयतन को ऊपर में रखेंगे और नीचे हम लोग रखेंगे कुल आयतन को और उसको गुना कर देंगे 100% से। तो इस प्रकार हम लोग किसी भी विलयन की आयतन प्रतिशत की गणना कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इससे जुड़े न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।